तो भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अंग्रेजों के ज़माने का एक पुराना कानून बदला जा रहा है और उसकी जगह ले रही है भारतीय न्याय संहिता, यानी बीएनएस। चलिए इसके कुछ सबसे ज़रूरी और दिलचस्प पहलुओं को समझते हैं। अच्छा, कानून तो नया है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी असली ताकत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। देखिए, किसी भी कानून की पावर इस बात से तय होती है कि वो कहाँ और किस किस पर लागू होता है। इसी को हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र, और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो आइए सबसे पहले बीएनएस के इसी अधिकार क्षेत्र को समझते हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, इस कानून के हाथ भारत की सरहदों से भी कहीं ज़्यादा लंबे हैं। इसका दायरा वाकई में बहुत बड़ा है। ये सिर्फ भारत के अंदर हुए जुर्म पर ही लागू नहीं होता। सोचिए, अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया में कहीं भी कोई अपराध करे या फिर भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या प्लेन पर कोई जुर्म हो, तो भी बीएनएस लागू होगा। और आज के डिजिटल दौर की एक बहुत खास बात, अगर कोई विदेश में बैठकर भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर को निशाना बनाता है, तो वो भी इस कानून के शिकंजे में आ जाएगा। देखिए, कानून में दिया गया ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर कोई भारतीय नागरिक ये सोचे कि वो देश के बाहर कोई जुर्म करके बच निकलेगा, तो वो गलत है। कानून की पहुंच उस तक है और उस पर भारत में ही मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कानून कहाँ कहाँ लागू होता है। अब समझते हैं कि अपराध की भाषा क्या है। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं हैं, ये असल में न्याय की भाषा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कानून कैसे वक्त के साथ बदल रहा है। डॉक्यूमेंट की परिभाषा को ही ले लीजिए। पहले इसका मतलब था कोई कागज या कोई भी फिजिकल चीज, लेकिन अब बीएनएस साफ साफ कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंट ही माने जाएंगे। ये एक छोटा लेकिन आज की दुनिया के लिए एक बेहद जरूरी बदलाव है। एक और बहुत ही जरूरी अपडेट है कानून की भाषा को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने को लेकर। बीएनएस साफ करता है कि वह जैसे सर्वनाम का इस्तेमाल सिर्फ पुरुषों या महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी के लिए किया गया है। यह दिखाता है कि कानून बदलती सामाजिक समझ को अपना रहा है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। क्रिमिनल लॉ में सबसे जरूरी सवालों में से एक होता है इरादा। कोई काम स्वेच्छा से या जानबूझकर किया गया, ये कब माना जाएगा? तो कानून कहता है कि ये तब होता है जब कोई व्यक्ति या तो किसी नतीजे को सीधे तौर पर चाहता है, या फिर वो ये जानता है कि उसके एक्शन से वैसा नतीजा निकलने की पूरी पूरी संभावना है। ये उदाहरण इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। हो सकता है कि आग लगाने वाले का सीधा इरादा किसी की जान लेना ना हो, उसका मकसद तो डकैती करना था, लेकिन वो ये जानता था कि एक भरे पूरे घर में आग लगाने से किसी की मौत हो सकती है। कानून की नज़र में ये जानना ही काफ़ी है। तो ये सिर्फ सीधे इरादे की बात नहीं है, बल्कि अपने काम के नतीजों को जानने की भी है। तो हमने कानून का दायरा और उसकी भाषा समझ ली, पर तब क्या होता है जब कोई अपराध अकेले नहीं, बल्कि कई लोग मिलकर करते हैं? कानून एक से ज्यादा लोगों के बीच दोष कैसे तय करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसके लिए कानून में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कई लोग मिलकर एक ही प्लान के तहत कोई अपराध करते हैं, तो कानून उनमें से हर एक को ऐसे देखता है मानो उसने अकेले ही वो पूरा अपराध किया हो। ये ग्रुप में होने वाले क्राइम से निपटने के लिए एक बहुत पावरफुल लीगल टूल है। इस उदाहरण को देखिए, क और ख दोनों जहर देने के प्लान में शामिल थे। भले ही उन्होंने अपना अपना काम अलग अलग समय पर किया, लेकिन उनका इरादा एक ही था, ज को मारना। इसलिए जब ज की मौत होती है, तो कानून दोनों को हत्या का बराबर का दोषी मानता है। और ये तुलना कॉमन इंटेंशन के आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। पहले केस में दोनों जेलर्स मिलकर काम कर रहे हैं, उनका एक साझा प्लान है, इसलिए दोनों हत्या के दोषी हैं। दूसरे केस में उनके बीच कोई मिलीभगत नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, उनके काम अलग अलग हैं, बस एक संयोग है। इसलिए ख हत्या का दोषी है, लेकिन क सिर्फ हत्या की कोशिश का दोषी है। सब कुछ संयोग पर टिका है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि क्रिमिनल लायबिलिटी में साझा इरादा ही सब कुछ तय करता है। कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि किसने क्या किया, बल्कि ये देखता है कि क्या वे सब एक टीम के तौर पर काम कर रहे थे, भले ही उनकी भूमिकाएं अलग अलग क्यों ना हो। तो ये थी भारतीय न्याय संहिता की नींव, इसकी व्यापक पहुंच, इसकी आधुनिक परिभाषाएं और साझा जिम्मेदारी के नियम। लेकिन असली सवाल ये है
कि ये सदियों पुराने सिद्धांत आज की दुनिया के जटिल अपराधों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर हमले या ऑनलाइन धोखाधड़ी पर कैसे लागू होंगे। कानून ने डिजिटल दस्तावेजों को तो अपना लिया है, पर क्या इसकी आत्मा आज के मॉडर्न क्राइम से निपटने के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join Smart Learn Studio, your daily source of smart learning.